स्वागत है मुकेश जी आपका धन दौलत के इस खास शो पर। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आखिरी मौका है टैक्स पेयर्स के लिए कि जितना टैक्स वो बचाना चाहते हैं मार्च 31 से पहले अब वो बचा सकते हैं वित्त वर्ष 2023 के लिए। और आपका पसंदीदा सब्जेक्ट भी है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है टैक्स प्लानिंग की इस वित्त वर्ष के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साक्षी, सबसे पहले तो मैं धन दौलत को आई वुड कॉम्प्लीमेंट कि आपने बहुत सही समय पर ये एक स्पेशल शो खड़ा किया है टू सेंसिटाइज द टैक्स पेयर्स कि भाई अभी भी 2 हफ्ते बाकी है, ये चूकिएगा मत। तो जैसे आपने कहा कि किसी ने शुरुआत ही नहीं की है, अब शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ है वो जानना जरूरी जी है। तो बिल्कुल। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट कि आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी इस साल में आपकी एस्टिमेटेड इनकम पर बन रही है, क्योंकि एक बार आप वो जानेंगे तो आप तय कर पाएंगे कि उसमें रिडक्शन करके प्लानिंग करके आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब लास्ट मिनट टैक्स सेविंग के अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें तो एक एक करके अगर हम डिस्कस करें, सैलरीड इनकम क्लास के लिए बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, इनमें जो सबसे जी पॉपुलर है वो सेक्शन 80C। इसको जी, यूज करके कैसे टैक्स बचाया जा सकता है? देखिए 80C में सबसे पहले तो सैलरी वालों के लिए ये ख्याल में रखना है कि उनका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है जी। उस पर उनको सीधा 80C के दायरे में डिडक्शन मिलता है। ओके। 80C की ओवरऑल लिमिट जो 1.5 लाख है उसमें बहुत सारे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एलोकेशंस आते हैं। तो पीएफ के अलावा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो उसका भी इसमें समावेश होता है। आप कोई मान लो कि एडिशनली अपने बच्चों के लिए पीपीएफ, जिसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं, या एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहते हैं तो उसका भी 80C में आपको फायदा मिलता है। आपके बच्चों की ट्यूशन फीस भी आप भरते हैं जी। तो उसमें भी फायदा मिलता है। तो ये सब चीजों को ख्याल में रखते हुए आपके लिए व्हाट इज आइडियल एंड बेस्ट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है। ऐसे में अक्सर ये सवाल आता है कि जो हमारी एफडीज होती हैं, ज्यादातर भारतीय फिक्स डिपॉजिट्स में अपने पैसा रखते हैं, क्या वो भी इस जी सेक्शन में आती है? और अगर नहीं तो इस सेक्शन के तहत एफडी के जरिए कैसे निवेश किया जा सकता है? देखिए, अगर आप सही एफडी की चुनौती करेंगे तो आपको ये 80C के दायरे में फायदा मिल सकता है, क्योंकि 80C के बहुत सारे जो निवेश के ऑप्शंस हैं उसमें एक टैक्स सेविंग डिपॉजिट का भी ऑप्शन है। और मान लीजिए कि आप सीनियर सिटीजन हैं जी। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप जो पैसे लगाते हैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट में, तो ये एक टैक्स सेविंग डिपॉजिट और दूसरी सीनियर सेविंग स्कीम, तो इन दोनों में भी निवेश जो आप करते हैं वो 80C के दायरे में आप उसकी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। साक्षी, ठीक है। अब जब हम सैलरी क्लास की बात कर रहे हैं मुकेश जी, एक एचआरए कंपोनेंट होता है हर एक की सैलरी में। इसके जी जरिए जो लोग रेंट पे रहते हैं वो क्या ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं? बिल्कुल। यू सी एक्चुअली सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए ये जो हाउस रेंट अलाउंस का जो एक स्पेशल एग्जम्पशन है वो आपको कंप्यूट करना हालांकि जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ नियम ऐसे हैं कि जो आपकी सैलरी है बेसिक, तो उसके 10% से ज्यादा अगर आपने जितना रेंट चुकाया है वही अमाउंट को एचआरए एग्जम्पशन के दायरे में लिया जा सकता अच्छा। है। ठीक है। उसके अलावा जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया है उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। ओके। तो उसकी जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर आप रेंट चुकाते हैं तो आपको एचआरए का जो सेक्शन है, सेक्शन 10(30) कैपिटल ए, उसमें आपको गिनती करके, हालांकि ये जरूरी है कि आपके एम्प्लॉयर को इसके बारे में आप इत्तला दें, क्योंकि बिल्कुल। एम्प्लॉयर को पता नहीं होगा तो वो तो टैक्स काट लेगा। अब आप पूछेंगे कि एम्प्लॉयर को बताया नहीं तो मैं क्या ये एग्जम्पशन इसका नहीं ले सकता हूं? जरूर ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि आपका टैक्स कट चुका होगा। आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तब ये एग्जम्पशन क्लेम करके आप रिफंड ले सकते हैं जरूर। और ठीक है। मान लीजिए आपको एचआरए नहीं मिल रहा है पर आप हाउस रेंट चुका रहे हैं, जी। तो इसके लिए एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 80GG,
ओके। तो उसमें आप इसका फायदा ले सकते हैं। मुकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि मार्च 31 तक टैक्स की प्लानिंग तो आपको करनी ही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको 5 और ऐसे जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए जिनके बारे में आपको बताने वाली हूं। सबसे पहला, आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए, वरना आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा मार्च 31 के बाद, और उसके बाद एक पेनल्टी भी लग सकती है 10,000 रुपए की। दूसरा जो कार्य आपको करना है वो ये है कि अगर आपने अभी तक जो डेडलाइन थी उसमें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया था, या फिर कुछ रिवीजन है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, वो भी आप मार्च 31 तक, आखिरी डेट है, तब तक आप फाइल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो अब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप उसमें नॉमिनेशंस को सबमिट कर दीजिए, और इसके लिए भी लास्ट डेट होगी मार्च 31 की, वरना आपकी इन्वेस्टमेंट्स फ्रीज हो सकती हैं और आप अपने अकाउंट्स में ट्रांजैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। साथ ही अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन, टैक्स छूट पानी है अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पर, अगर आप 5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम भरते हैं तो भी आपको ये टैक्स छूट मार्च 31 की डेडलाइन तक ही अवेलेबल है, क्योंकि अप्रैल 1, 2023 से ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। आखिर में, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप मार्च 31 तक सरकारी स्कीम पीएम वय वंदना योजना का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें सालाना आपको 7.4% तक का ब्याज मिलता है, और इसमें निवेश कर आप 1,000 रुपए से लेकर 9,250 रुपए तक का हर महीने पेंशन का भी फायदा ले सकते हैं। अब हमने होम लोन की भी बात कर ली, एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस की भी। एक और अहम बात है कि जब लोगों के पास बच्चों की पढ़ाई का एक बड़ा खर्च होता है, उसके लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, क्या इस पर टैक्स बचाया जा सकता है? बिल्कुल। एजुकेशन लोन के लिए एक सेक्शन 80E करके है, जिसमें आप और क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसमें कोई जो आप लोन पर इंटरेस्ट चुकाते हैं, जी। इसमें कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं है। माना समझिए आपने अपने बच्चों को हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, जी। और उस पर आप 10% के हिसाब से समझिए 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो 10 लाख रुपया भी आपको अपनी इनकम की कंप्यूटेशन में से मिल सकते हैं। अच्छा। ये ख्याल में रखने वाली। ओके। सो दिस इज, और ये केवल जिस साल से आप पेमेंट लोन का शुरू करते हैं इंटरेस्ट का, उस साल से लेके 8 साल तक आपको ये फायदा मिल सकता है। और ये या तो आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, या अपने जो स्पाउस है उसमें, या तो अपने कोई भी बच्चे, ठीक तो है। इन किसी के लिए भी आपको 80E का डिडक्शन मिल सकता है। अब तमाम आपने डिडक्शंस बताए हैं यहाँ पर। टैक्स की चीजें वैसे ही लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है शायद वो टीडीएस है। अब ये टीडीएस किन किन केसेस में कट जाता है, 31 मार्च से पहले टीडीएस को लेकर क्या चेक करना चाहिए, किन केसेस में रिफंड मिल सकता है, ये समझाइए। देखिए, ये टीडीएस से पहले तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टैक्स कट गया और वो चला गया सरकार के पास। इट इज अ क्रेडिट दैट इज टू योर अकाउंट। हालांकि ये भी आवश्यक है कि बिना जरूरी आपके केस में टैक्स कटे। अब कई केसेस में हमारे टैक्स पेयर्स और इन्वेस्टर्स का होता क्या है कि जैसे हम बाद में बताएंगे कि आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम ये वित्तीय वर्ष 22-23 में आपकी है, तो आपका टैक्स एक्चुअली बनता है 0, कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ टैक्स रीबेट ठीक अंडर है। सेक्शन 87E। ठीक है। तो इस केस में खास तौर से अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो एक फॉर्म 15H देके आप 0 टीडीएस आपके केस में कटे बैंक डिपॉजिट या डिविडेंड में से, ये फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की भी। बहुत सारे लोग मेडिकल इंश्योरेंस पर प्रीमियम पे करते हैं, उस पर भी क्या टैक्स बचाया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो कौन से सेक्शन के तहत ये बचाया जा सकता है? बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, और मैं ये कहूंगा कि कई लोगों को, कई टैक्स पेयर्स को इसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वो इसका लाभ उठा नहीं पा रहे। जी। अब इसके लिए जो सेक्शन है वो सेक्शन है 80D, और सेक्शन 80D में आप जो कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं उसका आपको डिडक्शन मिलता है ठीक है। प्राइमरीली। पर इसके साथ 80D के अम्ब्रेला में एक छोटा सा
₹5,000 का एक डिडक्शन जो समाया गया है ओवरऑल 25,000 की 80D की लिमिट में, वो ये है कि अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई खर्च किया है। जी। अब आप जानते हैं आमतौर से हम ब्लड टेस्ट, कई बार स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट या ऐसे हम अलग अलग टेस्ट कराते हैं लेबोरेटरीज में वगैरह। बिल्कुल। या तो उसके लिए जो अगर आपने ₹5,000 के दायरे में कोई टेस्ट का, और खास तौर से कोविड के टाइम में तो ये बहुत कॉमन एक डिडक्शन आपको मिल सकता था। जी। तो ये टेस्ट ₹5,000 आपको बकायदा मिल सकता है, और इसमें दिस कैन बी ईदर इन कैश और इट कैन बी बाय चेक। ओके। पर जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अदरवाइज ओवरऑल जो 25,000 की लिमिट है, जी। उसमें कई लोगों को पहले तो ये गलती कर देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ₹25,000 तक का जो हमें डिडक्शन मिल सकता है, जी। वो चेक से पेमेंट या तो क्रेडिट कार्ड या कोई भी बैंकिंग, ई नेट बैंकिंग की पेमेंट से करना जरूरी है। माना ओके। कैश से करेंगे आप तो वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये आपको ख्याल रखना है। ये बहुत और जरूरी बात एक आपने बताई बहुत है। अच्छी बात है कि अगर आपके पेरेंट्स, माता पिता आपके साथ रहते हैं, तो उनका आपको एडिशनल डिडक्शन भी मिल सकता है, और वो सीनियर सिटीजन्स हैं तो 50, आपका खुद का फैमिली का 25,000 और उनके लिए 50,000 तक का या तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, या वो प्रीमियम नहीं चुका रहे हैं तो उनका एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर भी ठीक है। आपको मिल सकता है। तो ठीक अप है। टू 25 प्लस 50 75,000 का डिडक्शन आपको मिल सकता है, ये कई लोगों को पता नहीं। 31 मार्च पहले आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनती है, आप रिबेट का फायदा गंवाए नहीं, आपका टीडीएस सही कटता है, और कोई छोटा सा बॉर्डर लाइन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके उसको चूकिए मत। ये हमारे आज के शो का सबसे अहम मंत्र होगा। वक्त है जनता के सवाल लेने का। मुकेश जी, ढेर सारे सवाल हमारे जी, पास आए हैं आपसे जानने के लिए। जो लोग देख रहे हैं ये शो वो जानना चाहते हैं और टैक्स के बारे में आपसे समझना चाहते हैं राय अपने पर्सनल केसेस में। पहला सवाल आया है अनुभव का। ये सवाल मेरठ से वो पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उनका सीटीसी 10 लाख रुपए का है, तो क्या इस सैलरी में जीरो टैक्स वो बना सकते हैं? अनुभव को मैं कहूंगा कि हाँ ये पॉसिबल है, तो शायद इट्स टू डिफिकल्ट टू बिलीव बट इट्स ट्रू। मैंने जैसे बताया 5 लाख का रिबेट तक का आपका बेसिक एग्जम्पशन गिन लीजिए, उस पर आप 1.5 लाख का एटीसी और 50,000 एनपीएस का मिला के 2 लाख वो कर दीजिए। 2 लाख आप गिन लीजिए उनका सेक्शन 24 में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का, और 75,000 आप गिन लीजिए जो हमने 80D के बारे में जिक्र किया था, आपके खुद के और आपके पेरेंट्स के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। और मान लीजिए आपका बैंक का इंटरेस्ट है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 10,000 है, सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 का भी डिडक्शन मिल सकता है। ठीक तो है। ये सब को आप कुल मिला लेंगे तो करीब 10 लाख रुपए हो जाएंगे साक्षी, और आपको कोई भी ₹1 का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख में से 5 लाख के डिडक्शन हो जाएंगे, जी। बाकी रहेंगे 5 लाख, उस पर रिबेट आपको मिलेगा, जी। तो जीरो टैक्स हो जाएगा। देखिए, तो 10 लाख रुपए पर भी जीरो टैक्स का भी मंत्र आपको बता दिया है मुकेश जी ने। उम्मीद करते हैं अनुभव आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। नेहा के पास चलते हैं। नेहा का अगला सवाल है जयपुर से। वो पूछ रही हैं कि अभी तक उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को टैक्स प्रूफ्स नहीं जमा किए हैं। अब लास्ट मिनट पर अगर वो टैक्स सेविंग ऑप्शंस में निवेश करती हैं तो जो अभी तक सैलरी से टैक्स कट चुका है उसका क्या होगा? कोई फिक्र की बात नहीं है, जैसे मैंने आगे भी बताया था साक्षी, आप समय से जरूर बताएं, ये आवश्यक है, क्योंकि टीडीएस कटे नहीं। पर अगर कट गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैसा आपका चला गया। ठीक है। जब आप आईटीआर भरें, और इस केस में आपके लिए ये हितावह होगा कि आप समय पे आईटीआर जरूर फाइल कर दें, ताकि आपको, अब तो क्योंकि सीपीसी है, वो कई केसेस में तो आपके रिटर्न फाइल करने के 24 घंटे में वो रिटर्न प्रोसेस कर देते हैं। और इस बार तो फॉर्म भी आ चुके हैं साक्षी, जी। मेरे ख्याल से ऐसे केसेस में तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, एंड इफ यू ओके। आर लकी बाय मिड अप्रैल यू गेट योर रिफंड आल्सो। ठीक है। एक आखिरी सवाल जनता के सवालों में से लेते हैं। ये नोएडा से सवाल आया है अमरीश का। वो आपसे पूछ रहे हैं कि
टैक्स बचाने के लिए शेयर मार्केट में हुए कैपिटल लॉस को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है। आप जब अपना कैपिटल गेन डिक्लेयर करते हैं, उसके सामने ये भी ख्याल रखिए कि उसी साल में आपको कोई कैपिटल लॉस हुआ हो, या तो अगले साल का कोई कैपिटल लॉस आपका कैरीड फॉरवर्ड माना ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो उसको भी आप क्लेम सेट ऑफ में कर सकते हैं। हालांकि इसमें नियम इतना याद रखना है कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लॉस है तो उसको केवल लॉन्ग टर्म गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई भी गेन के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। साक्षी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम जनता के सवालों के जवाब देने के लिए और टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की प्लानिंग करवाने के लिए एन वक्त पर भी आपने सभी टिप्स दिए। जिन लोगों को अभी तक टैक्स प्लानिंग उन्होंने नहीं की है उनके लिए डेफिनेटली फायदेमंद रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। धन दौलत के इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। एक नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए अगर आपके मन में पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं धन.दौलत@gntv.com पर।